Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. Welcome to my channel. कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और ये न्यूज़ सब तक पहुंच गई होगी कि बहुत सारी पोस्ट जो है वो अभी हमारी पंजाब गवर्नमेंट लेके आने वाली है। रिसेंटली पंजाब सीएम ने अनाउंस किया है कि 8400 पोस्ट जो है वो आने वाली हैं इन द पुलिस डिपार्टमेंट ओनली। इसके अलावा 710 पोस्ट जो है वो पटवारी की बहुत ही जल्दी जनवरी में ही आने वाली हैं। पीसीएस में जो है वो ऑलरेडी आपका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने ही वाला है, बट दिस इज़ फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट जॉब्स। दैट मीन्स कि ओपन जो पीसीएस एग्जेक्टिव है ये भी आने वाला है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत खुश हूँ मैं आप सबके लिए। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को अपनी लेजीनेस को छोड़ के अच्छे से अपने रिवीजन्स मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये टाइम जो है वो रुकने का, थकने का बिल्कुल भी नहीं है। Many congratulations to those who have got success in the exams of SI सब इंस्पेक्टर। उनमें मैरिट लिस्ट जो है वो हमारी आ चुकी है। तो जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनको डेफिनेटली बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और जो लोग कुछ भी पॉइंट से नहीं कर पाए हैं उनके लिए थकने का टाइम नहीं है। जल्दी से दोबारा रिवीजन स्टार्ट करिए। आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यूअसली अपने एमसीक्यूज के साथ आती रहूंगी दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। आप सबके लिए ही तो बेटा ये सब एफर्ट हो रहा है। तो प्लीज अब आप मेरा साथ दीजिए, और जो लोग नहीं एग्जाम्स को जो है क्रैक कर पाए उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे से फिर से अपनी रिवीजन को स्टार्ट करें और इन वीडियोस को देखें। और बेटा वीडियोस को देखने का तरीका क्या है जो मैं आपके सामने लेके आती हूँ, बिकॉज मेनली यहाँ पे मैं आपके साथ एमसीक्यूज को डिस्कस कर रही हूँ जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी या तो आ चुके हैं या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, आप वीडियो को स्टार्ट करिए। जहाँ पे एमसीक्यू मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है उसको ध्यान से सुनिए, देखिए और पॉज कर दीजिए। फिर आप अपना आंसर जो है वो कहीं पे लिख डालिए और रिकॉर्ड करने के बाद प्ले करके आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, और इमीडिएटली आपको आपकी जो है वो फीडबैक मिल जाएगी। और अगर आपका आंसर गलत है, इवन साथ ही मैं एक्सप्लेनेशन में भी बता रही हूँ कि वो आंसर जो है वो एक्चुअली करेक्ट आंसर क्यों है, अगर जो मैं आपको करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बता रही हूँ, है ना। तो आपको अपनी गलती का जस्ट एकदम से ही फीडबैक मिल जाता है कि आपका अगर आंसर गलत आया है तो क्यों आया है। और उसके साथ ही आप अपने जो भी मेमोरी बैंक के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है तो वो एक्सप्लेनेशन सेक्शन में जो भी मैं एडिशनल मटेरियल दे रही हूँ, उसको डिस्कस करा रही हूँ, उसको वो आप जो है वो और बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस शुड बी द वे टू वॉच दीज वीडियोज बेटा। इस तरह से आपको वीडियोस देखनी चाहिए और आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कोई टीचर आपके पास बैठा है और इमीडिएटली आपके क्वेश्चंस को चेक करके साथ ही आपको वो बता भी रहा है कि इसका आंसर करेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा 4th, और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। फंडामेंटल राइट्स हमारा टॉपिक चल रहा था, आज उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स को भी लेते हैं। और इसके अलावा बेटा मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको अगर टफ लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए, मैं उसके साथ रिलेटेड वीडियोस को जल्दी ही लेके आपके सामने आ जाऊंगी। और एक रिक्वेस्ट भी बेटा, प्लीज हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, मुझे भी आपके फीडबैक की ज़रूरत है। और इसके साथ ही आप इनको शेयर ज़रूर करिए बेटा, बिकॉज़ वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि हम हर एक स्टूडेंट की जो है वो थोड़ी सी भी, अगर मदद वर्ड तो मैं नहीं कहूँगी, कहीं से हल्का सा भी अगर हम उनको प्रोत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके, उनके जो रास्ते हैं उनमें कहीं भी थोड़ा सा सहयोग दे सके, तो किसी भी टीचर को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा यही मोटिवेशन होती है, बिकॉज अपनी क्लासेस में तो मैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ही इंटरेक्ट कर पाऊंगी, और यूट्यूब के चैनल मीडियम से जो है एक बहुत बड़ी ऑडियंस, बहुत बड़ा स्टूडेंट जो बहुत दूर बैठा है, मेरे पास नहीं पहुंच सकता, उनको भी मैं कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर पाती हूँ। तो यही करना हमेशा हर एक टीचर को अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप चैनल को जो है वो अपने अच्छे जितने भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे कि आपको लगता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो फिर से फंडामेंटल राइट्स की कंटिन्यूएशन में ही है, और दिस इज योर 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं।
right to freedom under part 3 of the Indian Constitution does not contain which one of the following rights? तो पार्ट 3 ऑब्वियसली क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो पार्ट 3 के अंडर नहीं आता है। सो ए ऑप्शन है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। नाउ राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 to 22 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 3 के अंदर जो है हमें राइट टू फ्रीडम जो दिया हुआ है पार्ट 3 के अंदर, वो कौन कौन से आर्टिकल्स तक आता है? आर्टिकल 19 से हमारे पास जो है वो फ्रीडम से लेके आर्टिकल 22 तक है ना, ये सबस्यूम करता है आर्टिकल्स राइट टू फ्रीडम को। और इसमें फिर ऑब्वियसली कौन कौन से राइट्स जो है वो हमारे आते हैं? दैट इज ऑब्वियसली प्रोटेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल योर 6 फ्रीडम्स, है ना। कौन कौन सी? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, देन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम फॉर मूवमेंट, फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर एंड देन फ्रीडम टू हैव योर प्रोफेशन, ठीक है। और इसमें आपको पता ही है कि एक जो है वो आपका और फ्रीडम थी, दैट इज फ्रीडम फॉर योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन उसको जो है वो हमने डिलीट कर दिया था। सो इस तरह से 6 फ्रीडम्स हमारी बचती हैं, आर्टिकल 19 में आ जाता है। देन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20 है ना। और आर्टिकल 21 में जो है वो मेनली क्या बात की जाती है? लाइफ एंड लिबर्टी की बात की जाती है। और 21A जो कि हमने बाद में ऐड किया 86 अमेंडमेंट के साथ, इसमें आ जाती है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो सारा हमारा आर्टिकल 21 के अंदर आता है। एंड देन फिर उसके बाद 19 से 22 है तो आर्टिकल 22 भी आएगा। 22 के अंदर क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, है ना। किसी भी तरह का आपका आर्बिट्रेरी अरेस्ट या डिटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर। जबकि इसके अंदर जो आपका डी ऑप्शन है, दिस इज नॉट कवर्ड आउट हियर। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज जो है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर राइट टू फ्रीडम। और कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि इस चीज के बारे में बात कहां पे की गई है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज की बात कहां पे की गई है, कौन से आर्टिकल में की गई है। आई होप आप सबको पता होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट 19th है राइट ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिफाइंड इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में अभी हमने बात करी है ना राइट ऑफ फ्री मूवमेंट की, तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या ये चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है? एक तो इंडिविजुअल विद इन द कंट्री, दूसरा इंडिविजुअल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, तीसरा मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। तो पहले आप खुद लिखिए इन तीनों में से कौन कौन सी चीजें हैं, 1, 2, 3 कॉम्बिनेशन में या सारे, है ना। इंडिविजुअल विद इन द कंट्री, इंडिविजुअल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, राइट। तो चेक करते हैं, देखिए इसमें हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कैसे? आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है। एंड ऑल सिटीजन जो है शेल हैव द राइट्स ऑफ ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, ये डेफिनेटली सब कुछ है, टू रिजाइड है, ठीक है। हाउएवर द अदर 2 स्टेटमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बाकी जो इसके अलावा 2 बात की गई है, ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंडर नहीं है। कौन सी? इंडिविजुअल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स आर्टिकल 19 के अंडर नहीं है। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री भी आर्टिकल 19 के अंडर नहीं है। पॉज कीजिए, सोचिए, कोशिश कीजिए लिखने की कहां पे है। अगर आर्टिकल 19 में नहीं है तो कहां पे है, राइट। और अभी मैं फिर दोबारा से इसको प्ले करके देखिएगा और कि मैंने आपको क्या आंसर दिया है, और ट्राई टू मैच इट अप, ठीक है, कि आपका सही है या नहीं। सो by taking a cue from Menka case, the Supreme Court has declared the right to travel abroad as part of Article 21. याद रखिएगा बेटा, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जो है
वर्डिक्ट है उसके अंदर इसका एक रेफरेंस आया जहां पे कि इन्होंने कहा कि अगर हम राइट टू ट्रेवल की बात करेंगे तो यस डेफिनेटली इसको हम एक फंडामेंटल राइट की तरह से सोच सकते हैं, और ये आएगा फिर आपका आर्टिकल 21 के अंदर, राइट। एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज एंड योर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, यस दिस इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये कहाँ पे आता है, ठीक है, ये आपका आता है मेनली अंडर आर्टिकल 301 to 307 कंटेन्ड इन द पार्ट योर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी नोट डाउन कर लीजिए, कभी किसी क्वेश्चन में आपको ये काम भी आ सकती है। कंटिन्यू करते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी है ना, फेडरेशन, फेडरल पॉलिटी जहां पे हम बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो कौन सा, ध्यान दीजिए, नॉट अ फीचर है, ठीक है। Which of the following is essentially not a feature of federal polity? First is dual citizenship, independent judiciary, rigid constitution, supremacy of the constitution. तो जरूरी नहीं है कि फेडरल होने के लिए कौन सी चीज होनी ही चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी यस ऑब्वियसली जरूरी है फेडरेशन के लिए, रिजिड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जरूरी है, बट क्या जरूरी है कि ड्यूअल सिटीजनशिप हो तभी आप फेडरेशन होगे? नो, बिकॉज इंडिया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्वाजाई फेडरल है, हाफ वे वी आर फेडरल, ठीक है। तो हमें पास भी जो है वो डिवीजन ऑफ पावर्स है, लेकिन हमारे पास ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, स्टेट की और सेंटर की डिफरेंट सिटीजनशिप नहीं है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो फेडरल ही नहीं है। इन दैट सेंस हम यही कहेंगे कि ये जरूरी फीचर नहीं है, ठीक है, किसके लिए, फेडरल पॉलिटी के लिए, जबकि बाकी सारे फीचर्स डेफिनेटली होने ही होने चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर नहीं होगी तो कैसे स्टेट्स की पावर्स जो है वो स्टेट अपनी पावर्स को एंजॉय कर पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बहुत इजीली ही जो है वो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी तो भी वो इजीली यूनिटरी हो जाएगा, ठीक है, एट एनी टाइम। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम नहीं है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये आंसर हमेशा ठीक होगा, ये आंसर हमेशा ठीक होगा जब कभी भी हम ये पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंपॉर्टेंट फीचर, है ना, ऑफ योर फेडरल पॉलिटी। नो, हमें एमसीक्यूज भी हमेशा जो ऑप्शंस दी होती हैं वहां पे वे करना होता है, पहले भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है। हमेशा जो आपके एमसीक्यूज में ऑप्शंस हैं वो कंपैरेटिव होती हैं। लेट्स से कि यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसी ऑप्शन ले आऊं जो बिल्कुल बेकार हो और ड्यूअल सिटीजनशिप को भी वहीं पे रखूं, तो हो सकता है मैं यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप को कंटिन्यू करूंगी एज अ फेडरल फीचर और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो है वहां से रिमूव कर दूंगी। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से कभी भी एमसीक्यूज में हम ये नहीं कहते कि दिस इज द फिक्स आंसर। बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं जहां पे कि फिक्स आंसर्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 फिक्स है, आर्टिकल 19 वैसे ही आपका राइट टू फ्रीडम ही रहेगा, कुछ और नहीं बन सकता। लेकिन ये सब क्या है, दीज आर नॉट फैक्चुअल क्वेश्चंस, दीज आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, फेडरल पॉलिटी की कंसेप्ट की बात की जा रही है। तो कॉन्सेप्ट्स जो होती हैं वहां पे हमारे पास एग्जैक्ट आंसर्स नहीं होते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वहां पे आपको जो ऑप्शंस हैं उनको आपस में वे करना पड़ता है, कंपैरेटिवली आपको देखना पड़ता है कि कौन सा आंसर जो है यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर है, कंपैरेटिवली बेस्ट है, या अगर नहीं पूछा गया है तो कंपैरेटिवली सबसे कम आता है, सबसे कम ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके एमसीक्यूज कभी भी गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लकीर के फकीर टाइप में चलेंगे कि नहीं वहां पे उस क्वेश्चन में तो ये आंसर दिया हुआ था, यही स्टेटमेंट अब दूसरे क्वेश्चन में आ गई है तो अब ये आंसर क्यों नहीं है, तो भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे बाकी की ऑप्शन जो है वो चेंज हो गई हो और वो कंपीट कर रही हो, तो कोई और ऑप्शन जो है वहां पे गलत ज्यादा कंपैरेटिवली हो और उसको आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर which of the following can be considered as the elements of the basic structure of the Constitution of India? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इवन आपका चाहे IAS हो, PCS हो, ठीक है, या आपकी पटवारी के एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है वो पॉलिटी में जरूर पूछे जाते हैं, दैट इज रिगार्डिंग योर बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट इज फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्या ये एलिमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर का।
लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स जो है पार्लियामेंट की अमेंडमेंट करने की जो है वो लिमिटाइज की जाए, क्या ये है? एंड देन थर्ड इज सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो 3 ये आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, तो इनमें से कौन कौन सी है? मल्टीपल ऑप्शंस है और आंसर स्ट्रेट वे हमारा डी है। तीनों ही कवर होंगी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में। और बेसिक स्ट्रक्चर को लेके कौन सा केस है? केशवानंदन भारती केस 1973, ठीक है, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आई थी इस कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक स्ट्रक्चर की। और लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है। सो फ्रॉम द वेरियस जजमेंट्स द फॉलोइंग हैव इमर्ज एज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट आगे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनके बेसिस पे ही उनको ही आगे हम इनलिस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ ये सब चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। और इसके अंदर आपकी जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एडिड लिस्ट दी है ताकि आप अच्छे से देख पाएं कि क्या क्या है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और भी कहीं फॉर्म हो सकता है जहां पे कि डिफरेंट ऑप्शंस दी जाएं। तो आप एक बारी इस लिस्ट को ध्यान दीजिए क्या क्या आता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉवर्निटी है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी है, देन सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनका गांधी केस, देन सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन इवन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, ठीक है, एंड जुडिशरी, ये सारा इनफैक्ट इसको भी हम बेसिक स्ट्रक्चर में ही काउंट करते हैं। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसको भी हम बेसिक स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में काउंट करते हैं, राइट। Then even free and fair election, then limited powers of the parliament to amend the constitution। तो इस तरह से बहुत सारे आपके फैक्ट्स हैं जिसको कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो काउंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में आसान लगता है लेकिन ध्यान दीजिए यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या क्या आता है। फर्स्ट है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, सेकंड यूनियन टेरिटरीज, थर्ड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो बताना है कि यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 है उसके अंडर इन तीनों में से क्या आता है। और आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि तीनों आते हैं, बट राइट आंसर इज 1। सिर्फ और सिर्फ आपका टेरिटरीज ऑफ स्टेट आता है अंडर यूनियन ऑफ स्टेट। तो सोचिए क्यों, थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और उसके बाद फिर से प्ले करके एक्सप्लेनेशन को चेक करिए। तो देखते हैं क्यों आता है ना। आर्टिकल 1 के अंदर, ठीक है, अगर हम देखें तो आर्टिकल 1 का जो है आपका क्लॉज 1 स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारता शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 स्टेट्स दैट द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। Article 1 clause 3 states that the territory of India shall comprise the territories of the states, union territories specified in the first schedule and such other territories as may be acquired। ध्यान दीजिए बेटा, फिर से शब्दों का खेल है। यहाँ पे टर्म आ रही है टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में तीनों चीजें आती हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 क्लॉज 3, पीछे जाके देखिए वहां पे हमारे पास टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है। क्वेश्चन है यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 की बात हो रही है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है। ये सारी चीजें टेरिटरीज ऑफ इंडिया में आती हैं। आर्टिकल 1 भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर भी आपकी क्या डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ भारत इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, भारत की डेफिनेशन ही यही है। तो वहां पे टर्म यूटी नहीं आती है, वहां पे क्वायर टेरिटरीज नहीं आती हैं। बहुत ही क्लेवरली फॉर्म्ड क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। ध्यान से चीजों को जब आप ग्रास्प कर रहे हैं तब भी प्लीज आप ध्यान से पढ़िए, और जो आपको टीचर को पढ़ा रहा है तो प्लीज उनको ध्यान से सुनिए। और फिर एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्लीज बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइंस पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कभी गलत नहीं होंगे, जल्दी में नहीं करना है। टेरिटरीज ऑफ स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो इसमें डिफरेंस है कॉन्सेप्ट में। सो इस वजह से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी यहाँ पे करेक्ट होगी, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम।
ये क्वेश्चन के साथ जनरली मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पहचान आ गई होगी। सो दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द पीपल ऑफ इंडिया, और यही ऑप्शंस मैं वहाँ पे आपको डिस्कस कराती हूँ। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी सही लगता है ऑब्वियसली, है ना, देखने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी देखने में लगता है, पार्लियामेंट भी लगता है, बट एक्चुअली व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इज अथॉरिटी। इनफैक्ट अगर हम सिंपल बात करें कि हु हैज मेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे भी अगर पीपल ऑफ इंडिया हो तो दैट शुड बी द फर्स्ट आंसर रादर देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी प्रेम्बल की स्टार्टिंग ही वहां से है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हम लोगों ने। कैसे हम लोगों ने बनाया? क्योंकि इसको किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहां से आई? यस, दैट इज थ्रू इलेक्शंस, मे बी कौन से? इनडायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर, जो मेन अथॉरिटी है, कहां से डिराइव करता है? फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग रूप से इसको आपको पूछा जा सकता है। कंपीटिंग ऑप्शंस हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं होती है फिर असेंबली आता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ प्रेम्बल ही नहीं, सिंपली भी लिखा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम डैश, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द पार्लियामेंट टू। आर्टिकल 2 में क्या गिवन है पार्लियामेंट के लिए? एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द ऑलरेडी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स। नए स्टेट्स बनाना, ठीक है, यूनियन के अंदर ऐड करना या बाउंड्रीज चेंज करना। एंड दिस इज डैम इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जो है कोई दिक्कत नहीं होती। यस, 1 2 3 तीनों के तीनों ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट हैं, और ये सारी पावर जो है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th one, which of the following committees or commission recommended state reorganization based on language? लैंग्वेज के आधार पे जो है वो हमारी कंट्री में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए, आपको पता है। उसके लिए कुछ कमिटीज बैठी, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है। कौन कौन सी थी? धर कमीशन, जेवीपी, फजल अली कमीशन। प्लीज आप इसको आंसर करिए, और हमें पता है इसका आंसर क्या है, तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर 1 2 3 तीनों ही सही है। थोड़ी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं इसके लिए। कैसे कि इन जून 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन चेयर्ड बाय एसके धर कमीशन। तो सबसे पहली हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कौन सी थी? धर कमीशन थी, याद रखिएगा। 1948 जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें बहुत बुरी तरह से तोड़ के चले गए थे, है ना। और एक तरफ से प्रिंसली स्टेट्स भी थे, और जो बाकी भी हमारा कंट्री था उसमें भी उन्होंने अपने हिसाब से ही उसकी डिवीजन कर रखी थी, और बहुत बड़ी लैंडलेस क्लास हमारे सामने थी। ऑलरेडी धर्म के नाम पर एक डिवीजन हो चुकी थी, इंडिया पाकिस्तान बन चुका था, तो बहुत बड़ी दिक्कतें थी जब हम आज़ाद हुए। तो उसमें फिर ये देखने के लिए कि लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो हमें स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो फर्स्ट कमीशन आपकी एसके धर कमीशन आई, और आपको पता होगा इसने क्या किया था? इस डिमांड को रिजेक्ट किया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है वो डिवीजन नहीं होनी चाहिए। क्यों रिजेक्ट किया होगा? क्योंकि हम डरते थे कि ऑलरेडी धर्म के नाम पे बहुत बुरा, मतलब कह लीजिए कि इतना ज़्यादा ब्लडशेड हुआ है, तो अब इस तरह की लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, इस तरह के बेसिस पे कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या लोगों ने माना? नहीं, आप सबको पता है ना, है ना। तो क्या हुआ था? यस, फर्स्ट हमारा स्टेट इनफैक्ट लैंग्वेज के बेसिस पे बना, दैट इज आंध्र प्रदेश, क्योंकि पोटी सिरमेलू है ना। तो आपका मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत जबरदस्त डिमांड थी तेलुगु स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग इनके बीच में। तेलुगु स्पीकिंग लोग क्या चाहते थे कि हमारा अलग से स्टेट बने, दैट इज आंध्र प्रदेश, और ये फिर हमें बनाना भी पड़ा 1953 के अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपके डेमोन्स्ट्रेशंस होने लग गए थे, और वो अग्रेसिव भी थे, जिसमें कि उनके हेड हैं जो उन्होंने कोशिश की थी अपने आप को ख़त्म करने की। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली दोबारा से एक और कमेटी बिठाई गई जिसको हम जेवीपी कमेटी बोलते हैं, और इसी बात पे ही डिस्कशन किया गया कि क्या लैंग्वेज को जो है वो ऐसा बनाना चाहिए, आपको मेन रीजन बनाना चाहिए। तो धर कमीशन की रिकमेंडेशंस ऑब्वियसली मना की गई, है ना। उसके बाद फिर जो है वो कांग्रेस कमेटी बैठी, और ये कौन सी कमेटी है हमारी? दैट इज जेवीपी कमेटी। और इसमें जेवीपी का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एंड पी इज फॉर पट्टा भाई सीतारमैया। और इन्होंने भी रिजेक्ट किया था, ठीक है, कि नहीं,
लैंग्वेज के आधार पे हमें अपने स्टेट्स की रिऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी चाहिए, बट इन द मीन टाइम हमें आंध्र प्रदेश के लिए यस बोलना पड़ा। और एक और कमीशन बिठाई गई, दैट इज योर फजल अली कमीशन, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC भी कहते हैं, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1953। और इसको जो है फिर इसके अंदर आपके मेंबर्स थोड़े से आप ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे आपके कौन से आते हैं, फजल अली, ठीक है, KM पानिकर एंड HN कुंजरू, ठीक है, ये मेंबर थे। और फिर कमेटी ने रिकमेंड करा कि हमें एक्चुअली लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करना है, लेकिन जहां पे हमें लगता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन अच्छे से हो सकती है वहां पे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, बट इट मस्ट नॉट बी द गोल्डन फार्मूला, राइट। सो द कमीशन जो है रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड विद सम मॉडिफिकेशंस एंड इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके बेसिस पे ही, इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही फिर हमने उसी का क्या नाम रखा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ नवंबर 1956। एंड द एक्ट प्रोवाइडेड दैट इंडियन स्टेट बाउंड्रीज जो हैं should be reorganized to form 14 states and 6 centrally administered territories at that time। तो लैंग्वेज को आधार नहीं बनाया गया, बट जहां पे लगता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन इजीली हो सकती है वहां पे मान लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज इज गोइंग टू बी द फार्मूला, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये रही एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आपको नहीं पता थी तो आप अभी इस इंफॉर्मेशन को कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ विद रेफरेंस टू द बोरोड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द करेक्ट पेयर। तो हमें पता है कि हमने बहुत सारी चीजें जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया जो हमारे लिए सुटेबल थी। तो कौन कौन सी यहाँ पे सही या गलत है। कॉन्क्वेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबरशिप टू राज्यसभा कनाडा से लिया। तो क्या ये सही है? तो यस, फर्स्ट टू आर राइट, लेकिन थर्ड इंफॉर्मेशन हमारी गलत है। और चलो डिस्कस कर लेते हैं, लिस्ट को रिवीजन कर लीजिए जिनको आता है कि हमने कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो देयर इज अ लिस्ट रिगार्डिंग दैट। ओके, एक तो बेटा जो मैक्सिमम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और उसके अंदर हमारे फीचर्स जैसे कि फेडरल स्कीम है, ऑफिसर ऑफ द गवर्नर है, जुडिशरी है, पब्लिक सर्विसेज है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो स्ट्रेट वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि अराउंड 60%, मोर देन 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम दिस एक्ट। और बाकी जो भी हमारे जो फीचर्स हैं वो कहाँ कहाँ से लिए हैं ऑलरेडी मेंशन्ड है। उसके लिए आप इस लिस्ट को जो है वो हमेशा ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, कॉन्क्वेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स लिया है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया। कनाडा से हमने जो है वो अपना फेडरेशन सिस्टम लिया है, ठीक है। और हमारा फेडरेशन किस तरह का है, क्वाजाई है, और इसके अंदर फेडरेशन तो है लेकिन साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंटर भी एग्जिस्ट करता है, राइट। और इसके अलावा हमने जो है वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, रेजिडरी पावर सेंटर के साथ है, ये भी हमने लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ गवर्नर्स जो सेंटर करता है ये हमने कनाडा से लिया। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। देन आयरलैंड से हमने क्या लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DPSPs आयरलैंड से है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है, मेथड्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है बेटा। देन जापान से क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। और सोवियत यूनियन से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, राइट। और इसके अलावा कुछ आइडियल्स जैसे कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस प्रेम्बल में जो है ये भी हमने USSR से लिया। देन UK से तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है, सबसे खास हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया, रूल ऑफ लॉ है ना, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। देन सिंगल सिटीजनशिप की कंसेप्ट हमने UK से ली, कैबिनेट सिस्टम लिया, ठीक है। एंड पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं, देन बाइकैमरलिज्म, 2 हाउसेस, ये सारी चीजें हमने UK या इंग्लैंड से ली हैं। फिर US से क्या क्या आया हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमने US से लिया है, राइट। और इसके साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू भी US से है।
इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस है, ठीक है, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। देन जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली साउथ अफ्रीका से है। इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका से है। फिर फ्रांस से हमें पता है ना, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, लिबर्टी, है ना, ये सारी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी बातें जो प्रेम्बल में गिवन है, यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसकी है, फ्रांस की है। तो ये लिस्ट को जरूर आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा, बिकॉज इसके ऊपर जो है पॉइंटेड क्वेश्चंस अक्सर हमें पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। पहला, फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, वेयर एज डिवीजन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। ध्यान देते जाइए क्या सही है या गलत है, नोट डाउन करिए। Federal government must have a written constitution, while a unitary government may not have a written constitution. Then, unlike a federation, a unitary state has a rigid constitution. तो बताइए कौन कौन सी सही हैं। तो सही कौन सी हैं बेटा, सेकेंड स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। कैसे, यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, उल्टा है, यूनिटरी कंसिस्टेंसी पे बेस्ड होती है और फेडरल जो है वो डिवीजन ऑफ पावर पे हमारी एक्चुअली बेस्ड होती है, ठीक है। सो इस वजह से ये कंसिस्टेंसी पे है यूनिटरी आइडेंटिटी, दैट इज व्हाई द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी सिस्टम रिमेन्स ऑन द टॉप। तो कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है हमेशा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। On the other hand, in a federal government, powers of administration are divided between center and units. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपोजिट दी गई थी, है ना, डिवीजन ऑफ पावर्स जो है वो हमारा फेडरल का फीचर है, यूनिटरी का नहीं है। द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है क्योंकि वहां पे भी यही लिखा गया था, फेडरल गवर्नमेंट होने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फेडरेशन इज अ पॉलिटिकल पार्टनरशिप ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड कंसिक्वेंटली देयर मस्ट बी ए रिटन एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि फेडरल अगर आपके स्टेट्स जो हैं वो इकट्ठे होके आए हैं, एक फेडरेशन की फॉर्म में आए हैं, या फिर डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, तब भी जो भी कुछ बना है उसको रिटन फॉर्म में लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई स्टेट यूनिटरी है तो डजेंट मैटर, क्यों, क्योंकि सबकी सब पावर्स जो हैं वो सेंटर ने ही तो इंजॉय करनी है, राइट। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसको लेके। However, a unitary government may or may not have a written constitution. तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपका यूनिटरी रिटन है या नहीं है। और इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले सकते हैं इंग्लैंड और फ्रांस की। दे आर यूनिटरी स्टेट्स, ये यूनिटरी हैं। फ्रांस हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट इंग्लैंड हैज नन। तो यूनिटरी रिटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फेडरल होने के लिए, फेडरेशन होने के लिए या फेडरल, दोनों के लिए, है ना, रिटन होना जरूरी है। फर्क क्या है, फेडरेशन में जो है ऐसा लगता है कि जो आपके यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, बट द सेम टाइम वो खुद बोल रहे हैं कि हम मिलके चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन फेडरल के अंदर जो आपके स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। फेडरल में मेन फोकस किस चीज पे होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स के ऊपर होता है। तो फेडरल के लिए भी रिटन होना जरूरी है, फेडरेशन के लिए भी रिटन होना जरूरी है, यूनिटरी के लिए रिटन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड स्टेटमेंट वाज रिटन करेक्टली, सो दैट वी एक्सेप्टेड, वो सही था। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरेशन शुड बी मोर और लेस रिजिड। अगर फेडरेशन की बात चल रही है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, मोर और लेस। It is regarded as a sacred agreement and the spirit of which should not be easily जो है violated, है ना। तो फेडरल और फेडरेशन के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड होना जरूरी है ताकि इजीली उसकी वायलेशन ना हो, है ना। एंड unlike a federation, a unitary system may or may not have a rigid constitution. लेकिन यूनिटरी स्टेट के लिए जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो। क्यों? क्योंकि सारी पावर्स जब यूनियन ही इंजॉय कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ता कि उसमें जल्दी से चेंजेस हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। सो इसमें एग्जांपल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इज फ्लेक्सिबल बट दैट ऑफ फ्रांस इज स्लाइटली रिजिड। दोनों ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंपैरेटिवली चलते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिजिड ज्यादा है या नहीं है। लेकिन फेडरल के लिए या फेडरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, देखने में इजी था, बट वर्ड्स को ध्यान देना चाहिए। फेडरल और फेडरेशन के बीच में डिफरेंस जरूर करिएगा, और यूनिटरी, ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपकी चलती हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट के अंदर जो नेचर है वो फेडरल और फेडरेशन को कंपैरेटिवली एक ही डायरेक्शन में लेके जाती है, और यूनिटरी तो डेफिनेटली इसके अपोजिट ही रहेगा। लेकिन तीनों चीजों में डिफरेंस है, इसको आप हमेशा ध्यान करके चलिएगा।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा अब चैप्टर ही आ रहा है, दैट इज डीपीएसपी, और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बिकॉज यहाँ तक आप अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो बहुत ब्रॉडर यूनिट्स हमारे कवर हो चुके हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हमने अच्छे से कर लिया है ना। फंडामेंटल राइट्स है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने कर लिया। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से फिर से रिवाइज कीजिए। वीडियोस को जो है वो आप दोबारा से देख सकते हैं। एमसीक्यूज की फॉर्मेशन को चेक करिए, कैसे बिटवीन द वर्ड्स आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डीपीएसपीज। तो जल्दी ही मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।